क्वेश्चन है कंप्यूट द फिजिकल डिफिसिट फ्रॉम द गिवन डेटा, यानी कि नीचे जो डेटा दिया गया है उसका इस्तेमाल करके राजकोषीय घाटा यानी कि फिजिकल डेफिसिट को कैलकुलेट करना है। तो डेटा क्या दिया गया है, टोटल रिसिप्ट यानी कुल प्राप्तियां कितनी हैं 13,500 करोड़, 13,500 करोड़ कुल प्राप्तियां हैं, टोटल रिसिप्ट है। वहीं पर टोटल एक्सपेंडिचर यानी कि कुल व्यय कितना है गवर्नमेंट का 15,000 करोड़, 15,000 करोड़ जो है वो टोटल एक्सपेंडिचर है। वहीं पर रेवेन्यू रिसिप्ट बताया गया है कि रेवेन्यू रिसिप्ट जो है वो कितना है, वो 3,500 करोड़ रुपए है। वहीं पर कैपिटल रिसिप्ट इन द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट मार्केट बोरोइंग एंड अदर लायबिलिटीज वो कितने हैं 2,500 करोड़, और वहीं पर लोन रिकवरीज कितनी है 7,500 करोड़। तो ये जो है टोटल डेटा दिया गया है, इस डेटा का इस्तेमाल करके आपको फिजिकल डेफिसिट यानी राजकोषीय घाटा कैलकुलेट करना है। तो ऑप्शंस थे, पहला ऑप्शन है 9,000 करोड़ रुपीज होगा फिजिकल डेफिसिट, या फिर ऑप्शन 2 4,000 करोड़ होगा फिजिकल डेफिसिट, या फिर ऑप्शन 3 1,500 करोड़ होगा फिजिकल डेफिसिट, या फिर 5,000 करोड़ होगा फिजिकल डेफिसिट। आपको ये जो है फिजिकल डेफिसिट डेटा का इस्तेमाल करके कैलकुलेट करना था। देखिए फिजिकल डेफिसिट क्या होता है, फिजिकल डेफिसिट ये शो करता है कि गवर्नमेंट को अपने एक्सपेंसेस को मीट करने के लिए किसी भी ईयर में कितना जो है बोरोइंग करना पड़ेगा, कितना पैसा बोरो करना पड़ेगा। फिजिकल डेफिसिट इंडिकेट्स हाउ मच मनी द गवर्नमेंट नीड्स टू बोरो टू मीट इट्स एक्सपेंसेस फॉर द करंट ईयर। तो इट इफेक्टिवली रिप्रेजेंट द टोटल बोरोइंग रिक्वायरमेंट ऑफ द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट को टोटल कितना बोरो करना है पैसा, वो फिजिकल डेफिसिट जो है वो शो करता है। तो फिजिकल डेफिसिट क्या हो गया, इट इज द डिफरेंस बिटवीन गवर्नमेंट्स टोटल एक्सपेंडिचर एंड इट्स टोटल रिसीप्ट एक्सक्लूडिंग बोरोइंग। जो भी गवर्नमेंट ने बोरो किया है उसको छोड़ के जो टोटल रिसीप्ट होगा और जो टोटल एक्सपेंडिचर होगा गवर्नमेंट का किसी भी ईयर का, उसका जो डिफरेंस होगा वही फिजिकल डेफिसिट होगा। क्लियर। तो फिजिकल डेफिसिट का फॉर्मूला क्या हो गया, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीप्ट प्लस नॉन डेप्ट कैपिटल रिसीप्ट। क्लियर। नॉन डेप्ट कैपिटल रिसीप्ट यहां पर रहेगा, डेप्ट कैपिटल रिसीप्ट यहां पर नहीं रहेगा, यानी कि जो भी बोरोइंग्स है उसको हम यहां पर हटा देंगे, एक्सक्लूड कर देंगे। क्लियर। तो सबसे पहले आपको क्या फाइंड आउट करना है, जो भी डेटा दिया गया है उसमें से आपको पहले फाइंड आउट करना है कि नॉन डेप्ट रिसीप्ट कितना है। क्लियर। तो क्या करना है कि आप डेटा देखेंगे, तो डेटा देखेंगे तो वहां पर देखेंगे कि कैपिटल जो रेवेन्यू रिसिप्ट है वो 3,500 करोड़ है, और जो लोन रिकवरीज है वो 7,500 करोड़ है। वहीं पर कैपिटल रिसिप्ट है वो 2,500 है, जो कि बोरोइंग के फॉर्म में है। तो बोरोइंग को हमें एक्सक्लूड कर देना है, तो यानी कि हमें यहां पर 3,500 यानी रेवेन्यू रिसिप्ट और लोन रिकवरी यानी 7,500 इसको ऐड कर देना है, तो नॉन डेप्ट रिसिप्ट आ जाएगा। तो नॉन डेप्ट रिसिप्ट कितना हो गया 3,500 प्लस 7,500 यानी कि 11,000 करोड़ रुपीज नॉन डेप्ट रिसिप्ट हो गया। अब आसानी से आप फिजिकल डेफिसिट को कैलकुलेट कर सकते हैं। यहां पर आपको क्या करना है, जो टोटल एक्सपेंडिचर है गवर्नमेंट का उसमें से नॉन डेप्ट रिसिप्ट को यानी कि जो टोटल रिसिप्ट है उसको माइनस कर देना है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, कंप्यूट द फिजिकल डेफिसिट यानी कि सब्ट्रैक्ट द नॉन डेप्ट रिसिप्ट फ्रॉम द टोटल एक्सपेंडिचर। तो टोटल एक्सपेंडिचर क्वेश्चन में दिया गया है 15,000 करोड़ है गवर्नमेंट का, उसमें से आपको माइनस कर देना है 11,000 करोड़ जो कि नॉन डेप्ट रिसिप्ट आया है। तो 15,000 माइनस 11,000 करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 4,000 करोड़। यही जो है फिजिकल डेफिसिट होगा गवर्नमेंट का। क्लियर। इसको आप वेरीफाई भी कर सकते हैं। तो अल्टरनेट मेथड है, यहां पर अल्टरनेट मेथड में क्या होता है कि जो बजट डेफिसिट होता है उसमें बोरोइंग को ऐड कर देना है, जो बजट डेफिसिट होता है गवर्नमेंट का उसमें बोरोइंग को ऐड कर देना है। तो बजट डेफिसिट कैसे निकालेंगे, सिंपल सा है, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीप्ट यानी कि 15,000 माइनस 13,500। क्वेश्चन में दिया गया है टोटल एक्सपेंडिचर 15,000, टोटल रिसीप्ट 13,500, माइनस कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 1,500। तो ये बजट डेफिसिट है। क्लियर। टोटल एक्सपेंडिचर और टोटल रिसीप्ट का जो डिफरेंस होता है उसको बजट डेफिसिट कहेंगे। क्लियर। तो बजट डेफिसिट में क्या कर देना है, आपको बोरोइंग को ऐड कर देना है, तो फिजिकल डेफिसिट आ जाएगा। बोरोइंग कितनी थी 2,500 कैपिटल के फॉर्म में, कैपिटल रिसिप्ट के फॉर्म में गवर्नमेंट ने मार्केट से बोरोइंग ली थी ना, तो 2,500 थी। तो आपको क्या करना है 2,500 को 1,500 में ऐड कर देना है, तो आंसर आ जाएगा 4,000 करोड़। क्लियर। तो यानी कि आंसर जो है वो सही है। तो करेक्ट ऑप्शन यहां पर क्या हो जाएगा क्वेश्चन में, दैट इज ऑप्शन नंबर 2 4,000 करोड़। जो फिजिकल डेफिसिट होगा वो इस डेटा के अकॉर्डिंग कितना होगा 4,000 करोड़ होगा, यानी कि 4,000 करोड़ का गवर्नमेंट को बोरो करना पड़ेगा मार्केट से। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर रेवेन्यू रिसीप्ट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। निम्नलिखित में से कौन कौन सी केंद्रीय सरकार की आयगत प्राप्तियां हैं। तो रेवेन्यू रिसीप्ट क्या होता है, ये मनी होता है जो कि बिजनेस या फिर गवर्नमेंट जो है वो अर्न करती है फ्रॉम इट्स रेगुलर या फिर डे टू डे ऑपरेशंस। क्लियर। तो देखिए जीएसटी में क्या होता है, जीएसटी में जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं या रिटेलर्स होते हैं वो गवर्नमेंट को पैसा पे करते हैं। क्लियर। गवर्नमेंट को पैसा
पैसा पे करते हैं टैक्स के फॉर्म में। इसी तरीके से आप प्रोविडेंट फंड देखेंगे तो प्रोविडेंट फंड में क्या होता है कि गवर्नमेंट एम्प्लॉयर एज अ एम्प्लॉयर पैसा डालती है। प्रोविडेंट फंड क्या है, जो एम्प्लॉय जॉब कर रहा है उसका एक अकाउंट खुलता है, एम्प्लॉय अपना कुछ अमाउंट जो है प्रोविडेंट फंड अकाउंट में डालता है, और गवर्नमेंट भी जो है यानी एज अ एम्प्लॉयर गवर्नमेंट भी जो है उसमें पैसा डालती है, और वो पैसा जब एम्प्लॉय रिटायर होता है तो उसको एम्प्लॉय को मिल जाता है। तो गवर्नमेंट को तो इसमें से कुछ मिला ही नहीं, बल्कि गवर्नमेंट को वापस जो है उल्टा अपने एम्प्लॉय के लिए वहां पर पैसा कंट्रीब्यूट करना पड़ा। तो प्रोविडेंट फंड जो है वो रेवेन्यू रिसिप्ट नहीं हुआ। वहीं पर सी है, देखिए इंटरेस्ट रिसिप्ट। भाई गवर्नमेंट ने कोई लोन दिया है, उस लोन पे गवर्नमेंट को अगर कोई इंटरेस्ट मिल रहा है तो वो इंटरेस्ट क्या है, वो तो इनकम हो गया ना। तो इंटरेस्ट रिसिप्ट भी क्या हो गया, रेवेन्यू रिसिप्ट हो गया। डी ऑप्शन देखिए, तो डी में क्या है, रिकवरीज ऑफ लोन्स एंड एडवांसेस फ्रॉम स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट को गवर्नमेंट ने जो है कोई लोन दिया था, कोई एडवांस दिया था, वो वापस मिल रहा है, तो वो रेवेन्यू रिसिप्ट थोड़ी हुआ, उससे कोई इनकम थोड़ी अर्न हुई। भाई गवर्नमेंट ने जो है पैसा दिया था प्रिंसिपल अमाउंट, वही प्रिंसिपल अमाउंट वापस मिल गया, तो वो तो रेवेन्यू रिसिप्ट नहीं हुआ। तो यहां पर आप देखेंगे ऑप्शन ए और ऑप्शन सी, जीएसटी और इंटरेस्ट रिसिप्ट, ये दोनों ऐसे ऑप्शन हैं जिसमें कि गवर्नमेंट को पैसा मिलता है रेगुलर बेसिस पे। क्लियर, वो चाहे इंटरेस्ट के फॉर्म में हो चाहे टैक्सेस के फॉर्म में हो, लेकिन प्रोविडेंट फंड में गवर्नमेंट को पैसा देना पड़ता है। और जो ऑप्शन डी था, रिकवरीज ऑफ लोन एंड एडवांसेस, तो गवर्नमेंट ने पहले से ही स्टेट गवर्नमेंट को पैसा दे रखा था, सेंट्रल गवर्नमेंट ने, वही पैसा वापस मिल गया है, तो वो रिसिप्ट नहीं हुआ, वो रेवेन्यू रिसिप्ट नहीं हुआ। तो ऑप्शन ए एंड सी आर द करेक्ट आंसर। तो क्वेश्चन था चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो, तो यहां पर करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 ए एंड सी, यानी जीएसटी और इंटरेस्ट रिसिप्ट, यही दो जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से यही 2 ए और सी ही करेक्ट ऑप्शन है जो कि रेवेन्यू रिसिप्ट है सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए। क्लियर, तो ये जो है यहां पर ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है जहां पर 2 लिस्ट दिया गया है, लिस्ट 1 और लिस्ट 2, सूची 1 और सूची 2। तो आपको लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है। लिस्ट 1 में मैनेजमेंट थ्योरीज और प्रिंसिपल्स के नाम बताए गए हैं, वहीं पर लिस्ट 2 में कौन से ऑथर हैं जो उन्होंने मैनेजमेंट थ्योरी और प्रिंसिपल दिए हैं उनके नाम बताए गए हैं, मैनेजमेंट थिंकर्स के नाम बताए गए। तो आपको लिस्ट 1 के थ्योरीज या प्रिंसिपल को लिस्ट 2 के ऑथर के नेम से, थिंकर्स के नेम से मैच करना है। तो देखिए लिस्ट 1 में पहला है फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, वैज्ञानिक प्रबंधन के पिता किसको कहा जाता है। तो देखिए फादर ऑफ साइंटिफिक, ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, तो फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट हम किसको कहते हैं, तो साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी किसने दिया था, दैट इज फ्रेडरिक डब्ल्यू टेलर, यानी कि फ्रेडरिक विंसलो टेलर ने। तो ऑप्शन सूची 2 का, लिस्ट 2 का 3, लिस्ट 1 के ए से लिस्ट 2 का 3 मैच करेगा। क्लियर, वहीं पर बी है, लिस्ट 1 का बी क्या है, 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट किसने दिया था, तो हेनरी फ्योल ने 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट दिया था। प्रबंधन के 14 सिद्धांत किसने दिए थे, हेनरी फ्योल ने। तो लिस्ट 1 का बी जो है वो लिस्ट 2 के 1 से मैच करेगा। वहीं पर लिस्ट 1 का सी देखिए, ब्यूरोक्रेसी, ब्यूरोक्रेसी थ्योरी जो है ये दिया था मैक्स वेबर ने। क्लियर, नौकरशाही का थ्योरी किसने दिया था, लिस्ट 2 के 4 यानी मैक्स वेबर ने दिया था। और वहीं पर हॉथॉर्न स्टडी, लिस्ट 1 का जो डी है हॉथॉर्न स्टडी, इसको किसने किया था, इसको किया था एल्टन मेयो ने, यानी कि लिस्ट 2 के 2 ऑप्शन से मैच करेगा। तो करेक्ट ऑप्शन यहां पर क्या हो जाएगा, फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट का दैट इज फ्रेडरिक डब्ल्यू टेलर, 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का हेनरी फ्योल, ब्यूरोक्रेसी का मैक्स वेबर और हॉथॉर्न स्टडी का एल्टन मेयो, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 जो है वो करेक्ट ऑप्शन होगा। ए का 3, बी का 1, सी का 4 और डी का 2 से मैच होगा। क्लियर, ये होगा करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द मोस्ट वेल नोन एडवोकेट ऑफ द क्लासिकल व्यू ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटिंग दैट मैनेजमेंट्स ओनली सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इज टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट। सामाजिक उत्तरदायित्व के पुरातन दृष्टिकोण के सबसे प्रसिद्ध समर्थक कौन हैं जो कहते हैं कि प्रबंधन की एकमात्र सामाजिक जिम्मेदारी लाभ को अधिकतम करना है। तो आपको ये बताना है कि वो कौन सा ऑथर हैं जिन्होंने ये कहा था कि क्लासिकल व्यू ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत कि मैनेजमेंट का सिर्फ एक ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है होती है, एक ही सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वो है प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना। जॉन एल्किंटन ने, यानी ऑप्शन ए, ऑप्शन 2 एडवर्ड फ्रीमैन ने, ऑप्शन 3 मिल्टन फ्रीडमैन ने, या फिर ऑप्शन 4 हेनरी मिजबर्ग ने। तो देखिए एक इकोनॉमिस्ट थे मिल्टन फ्रीडमैन, जिन्होंने एक फ्रीडमैन डॉक्ट्रिन या फिर कह लीजिए शेयर होल्डर थ्योरी दिया था। उन्होंने कहा था कि जो मैनेजमेंट के लोग होते हैं वो ओनर्स के एजेंट हैं, वो ओनर्स के शेयर होल्डर के एजेंट हैं, और उनको जो है फोकस करना चाहिए सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट को इंक्रीज करने पे। लीगली और एथिकली
प्रॉफिट को इंक्रीज करने पर फोकस करना चाहिए, यही उनकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो अकॉर्डिंग टू मिल्टन फ्रेडमैन क्या कहा उन्होंने कि मैनेजमेंट्स ओनली सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इज टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन नंबर 3, मिल्टन फ्रेडमैन ने ही ये स्टेटमेंट दिया था कि मैनेजमेंट की सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है? टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, प्रॉफिट ऑफ द शेयर होल्डर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोल सेटिंग इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ प्लानिंग फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। देखिए फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट आप सभी जानते हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। तो जो प्लानिंग फंक्शन होता है मैनेजमेंट का, उसमें गोल सेटिंग की जाती है, गोल को सेट किया जाता है, ऑर्गेनाइजेशन का क्या गोल होगा उसको सेट किया जाता है। क्लियर? तो यहाँ पर आपको जो है ABCD में 4 गोल सेटिंग के स्टेप्स बताए गए हैं, 4 स्टेप्स बताए गए हैं गोल सेटिंग के। इनको जो है करेक्ट ऑर्डर में आपको करेक्ट सीक्वेंस में जो है सेट करना है। क्लियर? ए है इवैल्यूएट अवेलेबल रिसोर्सेज, बी है रिव्यू द ऑर्गेनाइजेशन मिशन, सी है रिव्यू रिजल्ट और डी है डिटरमाइन स्पेसिफिक एंड मेजरेबल गोल एंड कम्युनिकेट देम। तो गोल सेटिंग यानी लक्ष्य निर्धारण का यहाँ पर आपको स्टेप दे दिया गया है, आपको इसको करेक्ट सीक्वेंस में अरेंज करना है। क्लियर? तो देखिए गोल को सेट करना है ऑर्गेनाइजेशन के लिए, सबसे पहले क्या करना होगा, ऑर्गेनाइजेशन का जो भी मिशन है उसको रिव्यू करना होगा ना, यानी कि ऑप्शन बी, रिव्यू दी ऑर्गेनाइजेशन मिशन। ऑर्गेनाइजेशन का मिशन क्या है भाई? जब तक ऑर्गेनाइजेशन के मिशन के बारे में नहीं पता होगा आप गोल कैसे सेट कर लोगे? क्लियर? तो सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन के मिशन को रिव्यू करना है, फिर उसके बाद जो है आपको रिसोर्सेज कौन कौन से अवेलेबल हैं उसको इवैल्यूएट करना है। गोल सेट करने जा रहे हो तो गोल को अचीव करने के लिए जो भी रिसोर्सेज चाहिए वो अवेलेबल है कि नहीं है वो तो आपको पता होना चाहिए। तो ऑर्गेनाइजेशन के मिशन को रिव्यू करने के बाद अवेलेबल रिसोर्सेज को इवैल्यूएट करिए। क्लियर? उसके बाद फिर क्या करेंगे आप? डी, स्पेसिफिक और मेजरेबल गोल्स को डिटरमाइन करेंगे और उसको कम्युनिकेट करेंगे, जो भी अथॉरिटीज हैं, जो भी मैनेजमेंट एम्प्लॉय मैनेजर्स हैं उनको आप कम्युनिकेट करेंगे कि ये जो है स्पेसिफिक और मेजरेबल गोल्स हैं, सेट किए गए हैं। क्लियर? तो सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन के मिशन को रिव्यू किया गया यानी बी, उसके बाद अवेलेबल रिसोर्सेज को जो है इवैल्यूएट किया गया यानी ए, उसके बाद ऑप्शन डी यानी कि स्पेसिफिक और मेजरेबल गोल्स को डिटरमाइन किया गया और उसको कम्युनिकेट किया गया है मैनेजर्स को, और फिर लास्ट में हम रिजल्ट्स को भी चेक करेंगे कि रिजल्ट्स क्या आया, यानी रिव्यू दी रिजल्ट्स यानी सी। तो करेक्ट ऑप्शन यहां पर क्या हो जाएगा? बी। करेक्ट सीक्वेंस क्या हो जाएगा यहां पर? बी ADC। ऑर्गेनाइजेशन के मिशन को रिव्यू करो, फिर अवेलेबल रिसोर्सेज को इवैल्यूएट करो, फिर स्पेसिफिक और मेजरेबल गोल्स को डिटरमाइन करो, उसको कम्युनिकेट करो और फिर लास्ट में रिजल्ट्स को रिव्यू करो। क्लियर? तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 में ही ये देखिए 3 में करेक्ट सीक्वेंस बताया गया है, पहले बी आएगा, फिर ए आएगा, फिर डी आएगा और फिर सी आएगा। विश यू ऑल द बेस्ट, कीप वॉचिंग।